हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीरीज की पिछली 3 वीडियोस में हमने इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स के कोर कॉन्सेप्ट्स कवर किए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स मुझे अच्छे लगते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीरीज की प्लेलिस्ट चेक करें। वहां पे आप उन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसके लिंक ऊपर राइट साइड में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इन म्यूचुअल फंड्स को कैसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में कई तरह के प्लान्स होते हैं, डायरेक्ट, रेगुलर, ग्रोथ और डिविडेंड। और हमने बात करी, जब हमने सेपरेट वीडियोस देखी थी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स की, तो हमने बात करी थी कि आइडियल कॉम्बिनेशन, अगर आपने खुद से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करी है, खुद से पता किया कि कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, उनके अंडरलाइंग पोर्टफोलियोज देखे हैं, अगर डेट म्यूचुअल फंड है तो आपने उसकी सारी अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स देखी हैं, तो ये सारी एनालिसिस, सारी स्टडी अगर आपने खुद से करी है तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइडियल कॉम्बिनेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट विल बी डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ प्लान। सो डायरेक्ट ग्रोथ, ये कॉम्बिनेशन आप याद रखें। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे इन्वेस्टमेंट करी है, अपनी सारी ग्रोथ प्लानिंग की है, तो आप रेगुलर प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ग्रोथ या डिविडेंड प्लान डिपेंडिंग ऑन योर नीड ले सकते हैं। बट अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आपने खुद से स्टडी की है, खुद से रिसर्च की है, आपकी खुद की डिसीजन है, तो आप डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो मेजर कंसिडरेशंस होते हैं कि आपकी जो डिफरेंट ड्यूरेशंस ऑफ गोल्स हैं, डिफरेंट नेचर ऑफ गोल्स हैं, तो उसमें आपको दो मेजर कंसिडरेशंस होती है कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट डेट में होनी चाहिए। तो हम उन दो मेजर कंसिडरेशंस की बात करेंगे। उस पर डिपेंड करेगा कि आप अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कितना पार्ट आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और कितना पार्ट आप डेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो दो मेजर कंसिडरेशंस हैं, उनमें से पहला है नेचर ऑफ गोल और दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ गोल। चलिए हम इन दोनों की एक एक करके थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। नेचर ऑफ गोल क्या होता है? उसमें दो तरह के गोल्स होते हैं। जो भी आपके गोल्स हैं उसको आप दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि ऐसे गोल्स जिसमें आपकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ गोल डेडलाइन। जैसे कि एग्जांपल्स हो सकते हैं वेकेशन, हो सकता है वर्ल्ड टूर, कोई ट्रैवल, कोई साइड प्रोजेक्ट, कोई आपकी हॉबी। ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसी चीजें, आपके ऐसे इंटरेस्ट या ऐसे आपके गोल्स, वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकते हैं, जो जिसमें आपकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसमें कि आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास इस साल सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो आप उस गोल को 1 साल डिले कर सकते हैं, 2 साल डिले कर सकते हैं, यहाँ तक कि 5 साल भी डिले कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गोल एंड डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली इसमें ब्रॉडली ये बात आती है कि नेगोशिएबल गोल्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। लेकिन नॉन नेगोशिएबल गोल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेडलाइन सेट है ऑलमोस्ट, मतलब 6 महीने, 1 साल का डिफरेंस हो सकता है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट मोस्ट लाइकली आपकी जो वो गोल है उसकी डेडलाइन फिक्स्ड है, उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके पास। ऐसे कौन से गोल हो सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हायर एजुकेशन। अगर आप अपनी जो हायर एजुकेशन है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी या कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप और पढ़ाई करना चाहते हैं और आप उसको खुद से सपोर्ट करना चाहते हैं, खुद इसकी फंडिंग का बर्डन उठाना चाहते हैं, तो वो एक नॉन नेगोशिएबल गोल हो जाता है। एक तो वो गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतने उसमें डिस्क्रेशन नहीं है, वो उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, वो बहुत ही एक हार्ड गोल है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट गोल है और उसकी डेडलाइन फिक्स्ड है। अगर आपने सोचा हुआ है कि 2 साल के बाद आपको पढ़ाई के लिए जाना है, तो मोर ऑफन देन नॉट आप 2 साल के बाद पढ़ाई के लिए जाओगे, अगर सब कुछ सही से पैन आउट किया तो। उसी तरह आपकी चाइल्ड की एजुकेशन। अब आपकी आपके जो किड्स हैं, आपके जो चिल्ड्रन हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो उनकी जो पढ़ाई की उम्र होगी, उनकी जो ग्रेजुएशन की उम्र होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन की उम्र होगी, जो भी उनकी एजुकेशन आप सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी जो एक डेडलाइन है वो फिक्स्ड है। आपके किड्स अगर क्लास 12th में पहुंच जाएंगे तो आप ये नहीं उनसे कह सकते हैं कि बेटा या बेटी आप 1 साल रुक जाओ, अभी मार्केट थोड़ा डाउन है, मुझे थोड़ा रिकवरी देखने दो, थोड़ा मेरे फंड्स ऊपर आ जाए तो आप पढ़ाई के लिए चले जाना। ऐसा तो आप उनको कह नहीं सकते।
आप उनको कहना नहीं चाहेंगे। तो वो जो गोल है आपकी डेडलाइन फिक्स्ड है। अगर उन्हें अपनी 12th क्लास पास करनी है 2025 में, 2025 में, तो वो 2025 में ही पास करेंगे और 2025 के सितंबर अगस्त में उनकी एडमिशन कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के लिए उनको करानी ही है। तो वो जो गोल्स हैं वो बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह मैरिज हो गया, रिटायरमेंट हो गया, आपकी रिटायरमेंट की डेट ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती है। आप रिटायरमेंट के बाद भी थोड़ा पार्ट टाइम काम कर सकते हो, बट वो वॉलंटरी बेसिस पे है। वो आपकी इच्छा अनुसार है, वो आपके स्किल्स, आपकी हॉबी, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो उसकी भी रिटायरमेंट की भी डेट जो है वो फिक्स्ड है। तो कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो नॉन नेगोशिएबल होते हैं, उसमें आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। अब नेचर ऑफ गोल के अंदर ही एक दूसरी बात आ जाती है कि नेगोशिएबल जो गोल्स होते हैं उसमें सेफ्टी इंपॉर्टेंट जरूर होती है, लेकिन थोड़ा आपको टाइम कुशन होता है। जैसा हमने बात करी कि आप उस गोल को 1 साल, 2 साल, 5 साल तक भी कभी कभी किसी किसी सर्कमस्टांसेस में प्रोलॉन्ग कर सकते हो, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो। तो थोड़ा टाइम कुशन होता है आपके पास। नॉन नेगोशिएबल गोल्स में आपके पास कोई टाइम कुशन नहीं होता, बहुत कम टाइम कुशन होता है। अगर होता भी है तो उसको आप मान नहीं सकते, आप उस टाइम कुशन को लेके प्लान नहीं कर सकते। आपको प्लान करना होता है कि एक हार्ड डेडलाइन उसकी दी हुई है गोल की, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होता है। तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट ही नहीं, सेफ्टी पैरामाउंट हो जाती है नॉन नेगोशिएबल गोल्स में, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग क्लोज टू द गोल डेडलाइन। अगर की चाइल्ड की एजुकेशन अगर होनी है 1 साल के अंदर, तो आपके लिए सेफ्टी पैरामाउंट है। आपके लिए सेफ्टी से बड़ा कोई भी इंपॉर्टेंट वहां पे फैक्टर नहीं है। यहाँ तक कि रिटर्न भी आपके लिए उतना मैटर नहीं करते जितना आपके लिए सेफ्टी मैटर करती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जब वो पढ़ाई के लिए आपका बच्चा आगे बढ़े, उसकी पढ़ाई के लिए फंड्स की जरूरत हो, तो आपके पास फंड्स अवेलेबल हो। आपको इंतजार ना करना पड़े कि मार्केट ऊपर या नीचे जाए तो मैं फंड्स विड्रॉ करूं। तो उस केस में आपके लिए सेफ्टी पैरामाउंट हो जाती है। तो ये फर्क होता है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी और एक सेफ्टी। ये दोनों फैक्टर्स डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं नेगोशिएबल गोल्स को नॉन नेगोशिएबल गोल्स से। तो नेगोशिएबल गोल्स में आप थोड़ी इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास एक कुशन है, आपके पास एक कॉन्फिडेंस है, एक रिस्क जो प्रोपेंसिटी है, रिस्क एपेटाइट है, वो थोड़ा ज्यादा है। तो आप थोड़ा ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर रख सकते हो अपने नेगोशिएबल गोल्स के लिए, जो वेकेशन, ट्रैवल, प्रोजेक्ट्स आपके हो गए, हॉबीज हो गई। तो उस केस में आप थोड़ा अपना इक्विटी एक्सपोजर 50% से ज्यादा भी रख सकते हो, 60%, 80% तक भी रख सकते हो। लेकिन नॉन नेगोशिएबल गोल्स में आपको इक्विटी एक्सपोजर आपने थोड़ी बैलेंस्ड रखनी है। इक्विटी एक्सपोजर आपने अगर शुरू में ज्यादा भी रखा है, लेट्स से आप रिटायरमेंट की गोल प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपने जब स्टार्ट करा अपना इन्वेस्टमेंट करना, तो आप उस समय 80-90% भी रख सकते हैं एक्सट्रीम केसेस में। अगर आप इतना कन्विंस्ड हैं इक्विटी के बारे में, अगर आपकी इतनी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन है इक्विटी को लेके, तो आप 80-90% से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं विथ इक्विटी। लेकिन धीरे धीरे आपको वो एक्सपोजर कम करना पड़ेगा स्टैगर्ड वे में, धीरे धीरे करके। वो रीबैलेंसिंग हो, एसेट एलोकेशन हो, वो जो सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं उसके बारे में हम कई बार चर्चा कर भी चुके हैं, और आगे चल के मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा उस पर डेडिकेटेड, क्योंकि एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है वो पूरे अपने फाइनेंशियल गोल प्लानिंग का। तो इक्विटी एक्सपोजर आपको थोड़ी स्टैगर्ड वे में उसमें कम करनी जानी होती है। अपनी जो डेट एक्सपोजर है, जो सेफ आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें एक्सपोजर आपको थोड़ी थोड़ी बढ़ाती चली जानी होती है। तो जैसे जैसे आप गोल्ड डेडलाइन के पास चले जाते हैं, तो आपकी डेट एक्सपोजर बढ़नी चाहिए, इक्विटी एक्सपोजर कम होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। जो एक पूरा एक आउटलुक है, पूरा जो आपकी प्लानिंग फ्रेमवर्क है, वो काफी डिफरेंट हो सकती है नेगोशिएबल गोल्स की कंपेयर टू नॉन नेगोशिएबल गोल्स। तो ये नेचर ऑफ गोल को ध्यान में रखना, अपनी माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स इन विच यू वांट टू इन्वेस्ट। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, जो मेजर कंसिडरेशन जैसा हमने देखा, वो है ड्यूरेशन ऑफ गोल। तो पहली थी नेचर ऑफ गोल, दूसरी है ड्यूरेशन ऑफ गोल। अब ड्यूरेशन ऑफ गोल में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ को लिस्ट किया है। रेकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि आपके बच्चों की स्कूल फी हो गई, अगर आपने व्हीकल लोन ली हुई है, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, तो आपकी ईएमआई हो गई, मेंटेनेंस फी हो गई कुछ किसी चीज की। तो वो सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके सारे रेकरिंग एक्सपेंसेस है, तो उसमें आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो आपके हर महीने वो एक्सपेंस होने, या हर क्वार्टर होने, या हाफ ईयरली होना है, या ईयरली होना है, डिपेंडिंग ऑन विच गोल यू आर टॉकिंग अबाउट और विच एक्सपेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। आपके वो जो गोल है उसकी पीरियोडिक रेकरेंस होनी है। शॉर्ट टर्म गोल्स मैं डिफाइन करता हूं, एनीथिंग लेस देन 3 years इज अ शॉर्ट टर्म गोल। एनीथिंग बिटवीन 3 to 5 years मैं उसको कंसिडर करता हूं इंटरमीडिएट टर्म गोल। 5 से 10 साल के बीच में अगर आपके कोई गोल्स हैं, तो मैं उसको फिर भी मीडियम टर्म मानता हूं।
मैं 5 से 10 साल को भी लॉन्ग टर्म नहीं मानता हूँ। जब भी हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की तो हम मानेंगे कि कम से कम आपके पास 10 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड है। कम से कम आपकी जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 10 साल की है। तो 10 से 15 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन को हम लॉन्ग टर्म मान सकते हैं। और रिटायरमेंट जो टिपिकली अगर आपने सही से प्लानिंग की, वेल अहेड ऑफ टाइम आपने प्लानिंग शुरू कर दी अपनी रिटायरमेंट की, एक प्रूडेंट फाइनेंशियल अपना फ्रेमवर्क बनाया, आपने प्लानिंग शुरू कर दी, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, तो आपके पास पॉसिबली रिटायरमेंट के लिए 15 साल से कहीं ज्यादा टाइम, 25 साल 35 साल तक भी टाइम हो सकता है इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट द राइट टाइम। अगर आपने 20 22 25 साल की उम्र में अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर दी, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया रिटायरमेंट के लिए, तो आपके पास 35-40 साल तक का टाइम हो सकता है फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स टू ग्रो। हमने पिछले 2 वीडियोस में बात करी थी। एक वीडियो में बात की थी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, और उसमें हमने देखा था ये सारे टाइप्स होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड, मल्टी कैप, थीमेटिक, फोकस्ड, डिविडेंड, ईएलएसएस, सारे सारे फंड्स हमने देखे थे, वैल्यू, कॉन्ट्रा फंड्स वगैरह सब कुछ। और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की थी, एक एक करके कौन से टाइप्स क्या करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कौन से टाइप्स आपके लिए अच्छे होने चाहिए। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो प्लीज वहां जाके थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लें, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। उसी तरह हमने डेट म्यूचुअल फंड्स के काफी सारे टाइप्स को डिस्कस किया था डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग यू वांट टू लेंड मनी टू बिजनेसेस, टू कंपनीज, तो उस हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से काफी सारे टाइप्स हो जाते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के, स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरनाइट फंड्स गोइंग अप टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, गिल्ट फंड्स वगैरह सब कुछ। और इसमें हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन की थी। डेट म्यूचुअल फंड्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस होते हैं: क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो वो वीडियो भी आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो काइंडली आप जाके उसका ओवरव्यू ले लें, क्योंकि वो दोनों फैक्टर्स आपके अगर ध्यान में रहेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होगी वो आपकी नीड, आपकी प्रेफरेंस, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सही जगह पे कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि मेरी क्या ओपिनियन है कि आपको किस किस ड्यूरेशन ऑफ गोल के लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी में और डेट में। तो आपके जो रेकरिंग एक्सपेंसेस है, जैसे हमने बात करी स्कूल फी, ईएमआई, मेंटेनेंस फी वगैरह, जब जो भी आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं उन सब के लिए आप लिक्विड डेट फंड्स और आर्बिट्राज फंड्स या रेकरिंग डिपॉजिट्स जो होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं तो उनकी जो स्कूल फी है वो तो होनी ही है, आपको पता है कि इस साल भी होनी है, अगले साल भी होनी है, अगले हो सकता है 5 साल तक भी होनी है। तो उसके लिए आप अहेड ऑफ टाइम, बिफोर हैंड इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं इन सेफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो लिक्विड फंड्स हो सकते हैं, आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, या फिर एक सिंपल आरडी हो सकती है। तो उस पर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन सेविंग्स बैंक अकाउंट से बेटर इंटरेस्ट मिलेगा पोस्ट टैक्स। पोस्ट टैक्स रिटर्न जो आपकी होगी वो लिक्विड फंड्स में 5, 4.5, 5% के आसपास होगी। आरडी वगैरह में भी आपको 5% के आसपास इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आपकी जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है उससे थोड़ा बेटर रिटर्न मिलेगा और सेफ्टी भी बहुत अच्छी रहेगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी मैं बोलूंगा कि आपको इक्विटी को टच करने की भी जरूरत नहीं है, एकदम भी रेकमेंडेड नहीं है आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जो आपके गोल्स हैं वो शॉर्ट टर्म है। तो एनीथिंग लेस देन 3 years यू शुड नॉट इवन लुक एट इक्विटी फंड्स। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी जो गोल्स हैं वो 3 साल से भीतर आने वाली है, 3 साल के अंदर आने वाली है, विद इन 3 years होने वाली है, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये सब जो सारे सेफ, रिलेटिवली सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें आप बात करेंगे कि पीपीएफ वगैरह में क्यों आप बात नहीं कर रहे हो, तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं उसकी क्यों नहीं बात कर रहे हो। तो भाई उसमें दिक्कत ये है कि पीपीएफ की जो लॉक इन पीरियड होती है वो 15 साल होती है, और आपके तो गोल्स 3 साल के भीतर आने वाले हैं, तो आप पैसे तो निकाल नहीं पाओगे। तो आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो भी गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो आप स्पेसिफिक एकदम, मतलब फोकस्ड इन्वेस्टमेंट आपकी थॉट होनी चाहिए कि आप किस ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और जिस इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस एवेन्यू में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपके उस ड्यूरेशन के लिए और आपकी सेफ्टी और के रिस्क प्रोफाइल सब कुछ को लेके सही है या नहीं। तो ये सब फैक्टर्स का आपको ध्यान में रखना चाहिए। इंटरमीडिएट टर्म यानी 3 से 5 साल की जब बात करें तो उसमें मेरा ये ओपिनियन है कि आप थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर लेना शुरू कर सकते हैं, और वो भी मैं बोलूंगा कि आपके ऊपर है, आपके प्रेफरेंस, आपकी कन्विक्शन के ऊपर है। इक्विटी, ओवरऑल इक्विटी के रेस्पेक्ट में आपकी ओपिनियन क्या है। तो अगर आपकी कन्विक्शन है तो आप थोड़ी बहुत इक्विटी में डैबल करना शुरू कर सकते हो, हल्का सा एकदम, मतलब आप या तो वो जीरो कर लो
मैं बोलूंगा जीरो कर लो, कोई बात नहीं। अदरवाइज आप अगर थोड़ा बहुत एडवेंचरस हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वहां पे भी वो मैटर करता है कि वो जो गोल्स हैं वो नेगोशिएबल है या नॉन नेगोशिएबल। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने रिटर्न्स को एनहांस करना चाहता हूँ, थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ। अब रिटर्न्स आपके एनहांस नहीं भी हो सकता है जीरो हो जाए, हो सकता है नेगेटिव हो जाए। इक्विटी शॉर्ट टर्म में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, बहुत ही वॉलेटाइल होता है, तो आपके रिटर्न्स हो सकते हैं ना भी आए। तो वो आपके ऊपर है, वो आपके प्रेफरेंस, आपकी थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपोजर लेना चाहते हो। बट अगर मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैं इंटरमीडिएट टर्म गोल्स के लिए जो मेरे 3 से 5 साल के भीतर आने वाले हैं, तो 80% मैं डेट फंड्स में इन्वेस्ट करता, जो कि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हो सकते हैं, एफडी वगैरह हो सकती है, आरडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो भी आपको सही लगे उस ड्यूरेशन के लिए। और प्लस में 10 to 20% लार्ज कैप में, मैं इक्विटी फंड्स में भी जाऊंगा तो मैं लार्ज कैप में जाऊंगा, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स थोड़े कम रिस्की होते हैं, क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा वो थॉट प्रोसेस है कि मैं लार्ज कैप फंड्स के साथ स्टिक करूंगा अगर मेरी इंटरमीडिएट टर्म की इन्वेस्टमेंट है। अगर मीडियम टर्म की बात करें तो वहां पे आप थोड़ा सा अपने इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। मीडियम टर्म यानी 5 से 7 8 साल 10 साल तक की अगर आप बात करें, तो आप 50% जो अपनी टोटल पोर्टफोलियो है, यहाँ पे जो भी हम बात करें परसेंटेज, ये टोटल पोर्टफोलियो, अगर आपकी टोटल पोर्टफोलियो 10 लाख की है, तो 50% ऑफ 10 लाख होता है 5 लाख। तो 5 लाख आप पूरे डेट में रखें, और उस 5 लाख को आप कई सारे डेट फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, गिल्ड फंड्स ले सकते हैं, एफडी में रख सकते हैं, तो वो टोटल जो डेट एक्सपोजर है वो 50% रख सकते हैं। 30% मैं बोलूंगा कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, और थोड़ा सा 20% 20-30% डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, योर नीड, योर रिक्वायरमेंट, योर थॉट प्रोसेस, 20 से 30% आप मल्टी कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मल्टी कैप में आपको इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये होता है कि मल्टी कैप में कोई कैपिटलाइजेशन की, मार्केट कैपिटलाइजेशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर को। वो स्मॉल कैप से लेके लार्ज कैप और मेगा कैप तक भी, जायंट कैप तक भी इन्वेस्ट कर सकता है, माइक्रो माइक्रो कैप से लेके जायंट कैप तक इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसमें रिटर्न पोटेंशियल थोड़ी बेटर होती है। अगर आपको बुल मार्केट दिखा, अगर इक्विटीज ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आपकी जो रिटर्न पोटेंशियल है वो थोड़ी हायर हो जाती है लार्ज कैप के रिस्पेक्ट में। अगर हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो उसमें आप स्टैगर्ड वे में अपनी जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स की जो एक्सपोजर है वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं 10 20 30% डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस, आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे। आप बहुत ही कम डेट एक्सपोजर से स्टार्ट कर सकते हैं, 0% 10% 20%, जो भी आपको सही लगे। और साथ ही साथ आप अपना धीरे धीरे, जैसे जैसे आप गोल के नजदीक आए, तो अपनी इक्विटी एक्सपोजर को कम करते जाएं। तो मेरी ओपिनियन यहाँ पे ये है कि आप 40% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें और 30%, तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो बढ़ती जा रही है, तो मैं इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाता जा रहा हूँ। और खास करके मल्टी कैप फंड्स में मेरी ओपिनियन है कि आप मल्टी कैप में एक्सपोजर बढ़ाते जा सकते हैं। और रिटायरमेंट की जब बात करें, आप 15 साल 20 साल 25 30 साल की अगर आप बात करें, तो उस केस में आप काफी कम डेट एक्सपोजर से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां तक कि आप 0 10% से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 50% लार्ज कैप में रख सकते हैं। अगर आप 0% डेट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 50% लार्ज कैप में रखें, 50% मल्टी कैप में रखें। और मल्टी कैप फंड से आपको जितना भी मिड कैप एक्सपोजर है, जितना भी स्मॉल कैप एक्सपोजर है, वो सारा मिल जाता है। आपको अलग से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसे जो भी लगता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ ही सीज द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, वो लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, वो मिड कैप में कर सकता है, वो स्मॉल कैप में कर सकता है। जिसमें भी उसको लगता है कि अभी अगर बुल मार्केट आने वाला है और स्मॉल कैप में उसको पोटेंशियल दिखता है, उसकी वैल्यूएशन उसको सही दिखती है, तो वो स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर लेगा, वो स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो एक तरह से आप ये जो सारे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस हैं वो फंड मैनेजर को दे देते हैं, और उसी के तो आप एक्सपेंस दे रहे हो उसको, तो आप उसको डिसीजन लेने दो। आप जब एक्सपेंस दे रहे हो उसको, तो उसकी कम से कम आप रिटर्न तो लो। तो ये सारी जो है आप टेंशन आप उस पर छोड़ देते हो। तो रिटायरमेंट की जब हम बात करते हैं, तो मैं इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता हूं, स्पेशली एट द स्टार्ट। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपनी डेट इंस्ट्रूमेंट्स की जो एक्सपोजर है, अब बहुत सारे एक्सपोजर हैं जो आपके डिस्क्रेशन पे नहीं है, जो आप पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप अगर एम्प्लॉयड हैं, तो आपकी ईपीएफ कटेगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड।
फिर आप हो सकता है पीपीएफ में थोड़ी बहुत एक्सपोजर लो, फिर हो सकता है आप एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना में आप इन्वेस्ट करो। तो आप हो सकता है कि आपकी डेट जो एक्सपोजर है वो जीरो ना हो, 10% हो, 20% हो, बट मेरा ये मानना है कि आप जितना जल्दी पॉसिबल हो अपनी इक्विटी एक्सपोजर को ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। और जैसे जैसे आपकी रिटायरमेंट गोल डेडलाइन नजदीक आती जाए वैसे वैसे आप अपनी इक्विटी एक्सपोजर को कम करते जाएं स्टैगर्ड वे में। और ये जो सारी हमने बात की, जहां पे भी हमने इक्विटी की बात की है, तो बहुत जरूरी है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि स्टार्ट करूंगा मैं 80% डेट और 20% इक्विटी के साथ, तो उसको रीबैलेंस करना एनुअली आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम मतलब हर महीने रीबैलेंस करो, वो थोड़ा ओवरकिल हो जाएगा। यहाँ तक कि हर क्वार्टर भी करने की जरूरत है। मेरा बॉल पार्क फिगर रहता है कि आप हाफ ईयरली कर सकते हो, या उससे भी अच्छा है कि आप एनुअल बेसिस पे हर साल एक बार रीबैलेंस कर लो अपने पोर्टफोलियो को। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, अगर वो 50 लाख है, लेट से 50 लाख है, तो 50 लाख में आपने अगर डिसाइड किया हो कि 80% आपकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपोजर होनी चाहिए, तो उसका मतलब होता है कि 40 लाख आपने सोचा हुआ है कि 40 लाख में डेट में एक्सपोजर लूंगा और 10 लाख में इक्विटी में एक्सपोजर लूंगा। तो आप उसको रीबैलेंस करो, क्योंकि जैसे जैसे इक्विटी मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी, वो जो 10 लाख वैल्यू है, आपने स्टार्ट तो भले ही किया होगा 10 लाख से, बट अगर इक्विटी मार्केट ऊपर चली गई, काफी ऊपर अच्छे रिटर्न दे दिए उसने, तो हो सकता है वो 10 लाख की जगह 12 लाख 15 लाख हो जाए। तो जब ये 15 लाख हो गया और लेट से आपका डेट जो है 40 से बढ़ के 41 हो गया, तो 41 प्लस 15 तो 56 लाख। तो 56 लाख का जो भी 80% होता है वो आप फिर से इक्विटी से निकाल के डेट में कर लो, तो आप 80% फिर से डेट में हो जाओगे, 20% फिर से इक्विटी में हो जाओगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीबैलेंसिंग। ये रीबैलेंसिंग आप एनुअल बेसिस पे कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपकी इक्विटी एक्सपोजर, लेट से आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने 100% इक्विटी में रखा हुआ है या फिर 80% इक्विटी में रखा हुआ है, तो वहां पे प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। अगर इक्विटी में बहुत ज्यादा आपके रिटर्न आ गए, तो आप उसमें से निकाल के आप 20% अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में शिफ्ट कर दोगे। तो इस सारे प्रोसेस को रीबैलेंसिंग कहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप केवल इस तरह से डिसाइड ही ना करें कि 10-20 या जो भी आपकी रहने वाली है, 20-80, 50-50, 40-60, जो भी आपकी रहने वाली है, वो आप डिसाइड तो करो ही, स्टार्ट करो आप इन्वेस्टमेंट उस तरीके से, बट रीबैलेंसिंग करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो आपकी प्लानिंग तभी सही चलेगी अगर आप उसकी इंप्लीमेंटेशन सही से करोगे फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो मेरी ओवरऑल थॉट्स ये हैं कि आप इक्विटी और डेट दोनों ही म्यूचुअल फंड में हो, या तो आप म्यूचुअल फंड रूट से हो, या फिर आप इक्विटी में अगर डायरेक्ट स्टॉक्स लेना चाहते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, योर प्रेफरेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द गोल्स, आप इक्विटी और डेट फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की जो एक्सपोजर है वो रख सकते हैं। और वो आप डिसाइड करें कि नेचर ऑफ गोल्स और ड्यूरेशन ऑफ गोल्स को ध्यान में रखते हुए आप डेट, इक्विटी और डेट में एक्सपोजर ले सकते हो। अपनी जो इक्विटी एक्सपोजर है, स्पेशली आप जैसे जैसे गोल डेडलाइन के नजदीक आते हो, तो इक्विटी एक्सपोजर को कम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक साल तो आप बहुत खुश हो सकते हो कि अच्छा ठीक है, अगले साल मुझे फंड्स की जरूरत है, इस साल तो मार्केट एकदम मस्त, एकदम तगड़ा, एकदम ऊपर जा रहा है, तो मेरे फंड्स की तो रिटर्न बहुत सही आ रही है, बहुत सही आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। मुझे 5 लाख की जरूरत थी, अभी मेरे पास 5.5-6 लाख है, तो अगले साल तो हो सकता है 7-7.5 लाख भी हो जाए, तो मुझे 5 लाख की जरूरत होगी, तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा फंड होंगे, मस्ती है, बहुत बढ़िया। तो वो अभी तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन अगले साल अगर इक्विटी मार्केट्स 50% 40% नीचे चली गई और वो जो अभी 7 लाख है वो नीचे घट के आपके 4 लाख बचे, तो फिर आपको थोड़ा दुख होने लगेगा कि यार मेरे पास 5 लाख मुझे जरूरत थी, मेरे पास तो 7 लाख थे, निकाल लेता तो सही रहता, अभी तो मेरे पास जितने चाहिए थे उतने भी पैसे नहीं बचे, तो अभी मैं अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाऊंगा। तो इसलिए एक डिसिप्लिन्ड वे में आपकी जो एसेट एलोकेशन है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आप एक परफॉर्मिंग एसेट क्लास से एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लास या एक स्टेबल एसेट क्लास में जब आप पैसे डालते हो, तो ये करना आसान नहीं होता है। अपने आप को कन्विंस करना, अपने आप को दिलासा देना आसान नहीं होता है कि एक परफॉर्मिंग एसेट क्लास है, इक्विटी इतना बढ़िया आगे बढ़ रहा है और उसमें से मैं पैसे निकाल रहा हूँ इंस्टेड ऑफ पैसा डालने के। तो ये करना एक एक कॉन्ट्रारियन अप्रोच है, एक उल्टा अप्रोच है, लेकिन यही सही तरीका है, क्योंकि इसी से आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके गोल्स अचीव हों। एक बार पैसे आपने निकाल लिया और डेट में सेफ्टी के लिए डाल दिया, तो आप कंफर्म हो सकते हो कि आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। अब भले ही इक्विटी मार्केट अगले साल ऊपर चला जाए तो छोड़ो ना यार, आपने गोल्स अचीव कर लिए, संतुष्ट रहो, खुश रहो। लेकिन अगर वही उल्टा होता और इक्विटी मार्केट्स नीचे चली जाती, तो आपको दुख होने लगता, तो आपको बुरा लगने लगता कि यार ये मैंने क्या किया, लालच के चलते
उसमें से पैसे निकाले नहीं, डेट में डाला नहीं, और अब देखो क्या हो गया, अब मैं गोल्स भी अपने अचीव नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। तो एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है कि आप इसको हमेशा ध्यान में रखें डिसिप्लिन्ड प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। मल्टी कैप फंड्स की हमने बात करी कि ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स में, बहुत सारे हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं मार्केट्स में, तो बड़ी लालच वाली बात हो जाती है कि यार मैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा, धाकड़ रिटर्न आते हैं। लेकिन धाकड़ रिटर्न तो अच्छे आते हैं जब बुल मार्केट्स होते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन रहती है, और कभी कभी तो 5 से 7 साल के ड्यूरेशन के लिए भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिटर्न नहीं आते। एक बहुत ही साइडवेज मार्केट चलता होता है, फिर अचानक से एक जूम आता है जो पिछले 5-7 साल के सारे बैड रिटर्न्स को धो देता है और सारे रिटर्न्स को अच्छा कर देता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके जो गोल डेडलाइंस हो वो उस 2 साल के लिए वेट कर पाए। हो सकता है उसी 5 साल के भीतर आपको पैसे निकालने पड़े, क्योंकि आपके गोल की टाइम आ जाए, डेडलाइन आ जाए, और आप वो जो 2 साल की बुल मार्केट है, जो जूम अप है, वो देख ही ना पाए, उससे पहले ही आपके गोल्स के लिए आपको पैसे निकालने पड़े। तो ये बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने पूरी तरह से मिड कैप और पूरी तरह से स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिलायंट नहीं होना चाहिए, उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मल्टी कैप फंड्स, और हम अगले वीडियो में जब बात करेंगे, मैं अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड्स की डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, तो हम देखेंगे कि मल्टी कैप फंड्स में 30 to 40% मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। तो 30-40% अगर आपके पास एक्सपोजर है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का, तो फिर टेंशन लेने की बात क्या है? तो फिर सही है, मल्टी कैप फंड्स में आप एक में इन्वेस्ट करो, आपको 4-4 फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक लार्ज कैप, एक मल्टी कैप, एक ये कैप, एक वो कैप, एक माइक्रो कैप। तो ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मल्टी कैप में आप इन्वेस्ट करोगे, उसी से आपके मिड कैप का भी काम चल गया, लार्ज कैप का भी काम चल गया, और स्मॉल कैप का भी काम हो गया। तो इसलिए मुझे मल्टी कैप फंड्स बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर आपको जितनी चाहिए वो सारी की सारी मिल जाती है विदाउट एनी टेंशन। पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। पर्सनल फाइनेंस में दो वर्ड्स हैं, पर्सनल और फाइनेंस। फाइनेंस की तो हम अक्सर बात करते हैं, बट ये जो पर्सनल एस्पेक्ट है इसका, वो बड़ा ही सब्जेक्टिव है। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स, it is defined by you. Only you can define your personal finance journey. Only you can do that. I cannot do that. Nobody else can do that. आपको डिफाइन करनी है कि आपकी पर्सनल फाइनेंस की जो जो डिसीजंस हैं, जो नीड्स हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, वो आप डिफाइन करोगे। इसलिए पर्सनल फाइनेंस को पर्सनल बोला गया है। एंड इन्वेस्टिंग इज नॉट अ रेस। इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना कि उसने रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ का प्लान किया है, तो मेरी जो रिटायरमेंट प्लानिंग वो तो 5 करोड़ की होनी चाहिए या 10 करोड़ की होनी चाहिए। ऐसे कोई रेस नहीं है ये। आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके जो लाइफ चॉइसेस हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने फंड्स की जरूरत है, और उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अब हो सकता है कोई अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ प्लान कर रहा हो, तो उस हिसाब से उसको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से उसकी सैलरी भी होनी चाहिए, उतनी इनकम भी होनी चाहिए, उसकी उतनी सेविंग भी होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम या उतनी सेविंग है ही नहीं, या फिर अगर है भी और उस तरह की लाइफस्टाइल आपको नहीं चाहिए, तो फिर आपकी और उसकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग होगी वो डिफरेंट होगी। सारे गोल्स डिफरेंट होंगे, सारे फिगर्स डिफरेंट होंगे, सारी एक्सपोजर डिफरेंट होगी। हो सकता है वो बंदा इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर लेगा, ज्यादा रिस्क लेगा, तो हो सकता है उसके रिटर्न्स भी आ जाए, लेकिन हो सकता है उसमें रिस्क भी ज्यादा हो। तो इट वर्क्स बोथ वेज। यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज कि आपको रिटर्न भी अच्छे चाहिए पर रिस्क भी नहीं लेनी है, तो ये दोनों साथ हैंड इन हैंड नहीं जा सकते। अगर आपको रिटर्न पोटेंशियल खोजनी है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर लो, डेट में अपनी जो एक्सपोजर है उसको बैलेंस रखो। ब्रॉडली मेरा ये कहना है कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अ रेस, इट डिपेंड्स ऑन यू। पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट एंड इम्प्लीमेंट। ये अगर आप सही से समझ पाओ, इस चीज की अहमियत, इस चीज की ग्रेविटी आप अगर सही से अप्रिशिएट कर पाओ, तो सारी आपकी टेंशन खुद ब खुद कम हो जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन क्या कर रहा है। इट ऑल स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ जस्ट यू। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं की, जैसे कि मेजर कंसिडरेशंस क्या होते हैं। वो होते हैं नेचर और ड्यूरेशन ऑफ गोल्स। क्या आपकी जो गोल्स हैं वो नेगोशिएबल हैं या नॉन नेगोशिएबल हैं, और इसकी ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म, लॉन्ग टर्म, सबकी हमने बात की। तो आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, इसकी सबसे बड़ी कंसिडरेशन होती है नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ गोल्स। हमने ये भी बात करी कि कौन से किस तरह के म्यूचुअल फंड्स को आप कहाँ और किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। हमने बात करी कि कितना इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन इन अ स्टैगर्ड मैनर फॉर ऑल ऑफ योर गोल्स, बी इट शॉर्ट टर्म और बी इट लॉन्ग टर्म।
फॉर एवरी काइंड ऑफ गोल एसेट एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट। हमारी जो इस वीडियो में पूरी की पूरी डिस्कशन थी वो एकमात्र क्वेश्चन के अराउंड सेंटर्ड थी, हाउ टू बिल्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फॉर डिफरेंट गोल ड्यूरेशंस। आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गोल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस की गोल्स हैं, उसके लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे तैयार कर सकते हो, इस पूरी डिस्कशन को हमने डिटेल में डील किया। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने थॉट्स और क्वेश्चंस को कमेंट्स में डालें, ताकि हम एक इंटरैक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर पाएं और एक दूसरे की जो डिफिकल्टीज हैं, जो इश्यूज हैं, उसको डिस्कस कर पाएं, एड्रेस कर पाएं, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है, जो फैमिली है, उसकी नॉलेज बेस और भी बढ़ सके। तो अपने क्वेश्चंस और थॉट्स आप कमेंट्स में डालें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग और बेस्ट फंडामेंटल्स वाले म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन से आपके फेवरेट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी एनालिसिस आप देखना चाहते हैं। कमेंट्स करके बताएं कि आपके लिए और क्या इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।